तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी सिस्टम को। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड मूवी है जिसमें काफी अच्छे से ट्विस्ट को छुपाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ आएगा। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जेल में है। वो अपने वकील से कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अगले ही पल उसे हम फांसी से लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेहा नाम की वकील को जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी सरकारी वकील। हाल ही में उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। फिर हम देखते हैं सारिका नाम की औरत को जो कि कोर्ट स्टेनोग्राफर है, जो कोर्ट में हो रही सारी बात लिखने का काम करता है। वो नेहा आज पहला केस लड़ने जा रही है। उसके सीनियर भी आए हैं वहाँ उसका आर्गुमेंट देखने। कटघरे में खड़ा पुलिस ऑफिसर बताता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि क्लिप्स नाम के क्लब में नशीले पदार्थ का सेवन एवं व्यापार हो रहा है। मैंने पूरे फोर्स के साथ छापा मारा तो पूरा क्लब खाली हो चुका था। क्लब का ओनर जगदीश बाथरूम में छुपा बैठा था तो हमने उसे बाहर निकाला। उसके ऑफिस के ड्रॉर से 100 ग्राम नशीला पाउडर मिला है। डिफेंस लॉयर कहता है कि क्या पता क्लब में कोई और नशीले पदार्थ की डील कर रहा हो। जहां नशीला पदार्थ मिला वहां जगदीश नहीं थे और ना ही उनके फिंगरप्रिंट मिले हैं उस पैकेट पर जिसमें पाउडर है। तो इसका मतलब वहां पैकेट कोई भी रख सकता है, आप भी रख सकते हैं। नेहा इस बात का काउंटर नहीं कर पाती और फिर जज डेट पकड़ा देते हैं। नेहा के सीनियर कहते हैं मैं ये केस तुमसे वापस ले रहा हूँ। नेहा उनसे विनती करती है कि एक चांस दे दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, केस जीत कर दिखाऊंगी। नेहा के पिता भी वकील हैं और बहुत जाने माने बड़े वकील हैं। आज तक वो एक भी केस नहीं हारे हैं। नेहा मिडिल क्लास घर से नहीं आती बल्कि अच्छे खासे पैसे वाले खानदान से है। वो नेहा का भाई और उसका प्रेमी दोनों उसके पिता के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम सारिका की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में है उसकी बेटी कुसुम और उसका पति के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गया। कुसुम पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो साइंस फेयर के लिए सेलेक्ट हुई है पर काफी पैसे लगने थे उसमें। सारिका लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है तो इतने पैसे थे नहीं, पर फिर भी सोचती है कि वो अपनी बेटी को भेजेगी साइंस फेयर में। सारिका ही पूरा घर चला रही है। नेहा चाहती तो अपने पिता के फर्म के अंडर प्रैक्टिस कर सकती थी, पर उसके पिताजी राजवंश चाहते थे कि इतनी आसानी से उसे सब चीजें ना मिले। वो मेहनत करे, उसे वैल्यू पता चले उस पोजीशन की, इसलिए वो चाहते थे कि थोड़ा स्ट्रगल करे सरकारी वकील बनकर। वो चाहते थे कि लोगों को ये ना लगे कि उसके पिता की वजह से वो उनकी पार्टनर है, बल्कि लोग ये सोचें कि वो डिजर्विंग है इसलिए उनकी पार्टनर है। नेहा पूछती है आपके हिसाब से मैं कब डिजर्विंग बनूंगी। पिताजी कहते हैं 10 केसेस जीत कर दिखाओ, एक भी बिना हारे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। नेहा डील एक्सेप्ट कर लेती है। घर में पार्टी चल रही थी तो पिताजी के दोस्त विक्रम आए हुए थे। विक्रम बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके सारे केसेस पिताजी ही देखते हैं। हमें देखने मिलता है कि जिस ग्लास में विक्रम शराब पी रहा था उस ग्लास को किसी ने चुरा लिया है। राघव नाम का एक कोर्ट रिपोर्टर है जिसने नेहा के बारे में एक आर्टिकल छापा जो कि पॉजिटिव वे में बिल्कुल नहीं था, तो नेहा को पसंद नहीं आता। एक दिन नेहा कार से जा रही थी कि तभी सारिका उसके कार के सामने आ जाती है। वो भी कोर्ट ही जा रही थी तो वो उसे लिफ्ट दे देती है। सारिका ने देखा था कि नेहा केस हार रही है। वो कहती है प्रोसिक्यूटर अक्सर मुलजिम ने क्या किया उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो उन बातों को नहीं देखते जो मुलजिम ने जानबूझ के नहीं की। अगली हियरिंग में नेहा कहती है कि जगदीश को न तो इस बात का अंदाजा था कि उनके क्लब में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और न ही ये बात पता थी कि उनके ऑफिस से 100 ग्राम नशीला पाउडर मिला है। उन्होंने खुद ये माना कि उनके बाहर एरिया का सीसीटीवी कैमरा कई दिनों से काम नहीं कर रहा और ये जानते हुए भी इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत सेक्शन 66 में लिखा है कि अगर किसी कंपनी या रेस्टोरेंट में कोई अपराध होता है और इस अपराध की वजह ओनर की लापरवाही है तो इस अपराध के लिए ओनर को दोषी माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। कोर्ट जगदीश को गिल्टी मानकर 2 साल की जेल और 2 लाख फाइन का ऑर्डर देती है। नेहा हारता हुआ केस जीत गई और ये हो पाया सारिका की सलाह की वजह से। उसने नशीले पदार्थ की तस्करी को लेकर नहीं बल्कि लापरवाही को मेन मुद्दा बना के उसे अपराधी साबित कर दिया। वो सारिका को शुक्रिया कहने जाती है और वहीं उसे राघव मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के काम के लिए तंज कसते नजर आते हैं। जब नेहा घर आती है तो पिताजी उसे जीत की बधाई देते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। इनाया नाम की फूड ब्लॉगर है जो कि बहुत फेमस है। नेहा उसे फॉलो भी करती है। नेहा सारिका से मिलकर कहती है मेरे पास एक और केस आया है। प्रमोद नाम का व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी है। उसके ऊपर छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का इल्जाम है। तुम इस केस में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। सारिका कहती मुझ जैसे आम स्टेनोग्राफर की मदद क्यों चाहिए आपको। नेहा कहती तुमने बड़े से बड़े केस को प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की नजर से देखा है, ये एक्सपीरियंस सबके पास नहीं होता और अगर मैं ये एक्सपीरियंस खरीद सकती हूँ तो इसमें किसी का क्या बुरा है।
सारिका उसकी डील मान जाती है। हमें देखने मिलता है कि विक्रम किसी लड़की के साथ चिपका चिपकी करने में लगा हुआ है। कोई छुप छुप कर उन दोनों की फोटोज खींच रहा है। हमें देखने मिलता है कि सारिका का पुलिस ऑफिसर से चक्कर चल रहा है, यानी अपने पति को धोखा दे रही है। वो पुलिस वाला भी शादीशुदा है। नेहा ने केस जीता तो अब राघव उसके बारे में अच्छा भी लिखता है, तो अब नेहा को अच्छा लगता है पढ़कर। नेहा उस बच्ची से मिलने जाती है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। उसका नाम रुखसाना है। नेहा उससे उसकी उम्र पूछती है तो वो 19 बताती है। इससे पहले नेहा और सवाल करती रुखसाना रोने लगती है। कहती मुझे यहाँ से ले चलो दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कोर्ट में प्रमोद का वकील कहता है अगर ये मान भी लिया जाए कि मेरे क्लाइंट प्रमोद और लड़की के बीच कुछ हुआ भी है तो वो उन दोनों के बीच का प्राइवेट मामला है जिसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ये उस घर के कागजात हैं जहाँ रेड पड़ी थी और उस घर की मालकिन मिस पिंकी हैं जो कि रुखसाना की मौसी हैं। अब एक वयस्क आदमी और लड़की एक बंद कमरे में चाहे जो करें, इससे कानून का क्या लेना देना है। नेहा सारिका से कहती है कि वो दोनों वैश्यालय में ही तो पाए गए थे। सारिका कहती कैसे साबित करोगी कि वैश्यालय था। नेहा कहती कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बयान में ही तो मेंशन है कि वो वैश्यालय है। सारिका कहती नहीं, उनका मानना था कि वो वैश्यालय है। नेहा कहती है कि मुझे लगता है कि रुखसाना नाबालिग है, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे तो उम्र 19 लिखी है। सारिका कहती डॉक्यूमेंट्स तो नकली भी बन जाते हैं ना। अब ये केस तभी जीत सकती हो तुम अगर साबित कर दो कि वो लड़की नाबालिग है। अब कोर्ट में नेहा एक डॉक्टर को कटघरे में बुलाती है। एक एक्सरे दिखाकर पूछती है कि एक्सरे देखकर किसी की उम्र का पता चल सकता है क्या। डॉक्टर कहते हैं बच्चों की हड्डियां, खास तौर पर कलाई और उंगलियां, इनके दोनों तरफ ग्रोइंग जोन्स होते हैं जिन्हें मेडिकल टर्म्स में ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये ग्रोथ प्लेट्स पतली होती जाती हैं और जब बालिग हो जाते हैं तो गायब हो जाती हैं। अब इस एक्सरे में ग्रोथ प्लेट्स दिख रही हैं। इसकी उम्र करीब 15-16 साल होगी। वो एक्सरे रुखसाना का था। डिफेंस पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार हड्डियों की उम्र पेशेंट की असली उम्र से मेल ही ना खाए। डॉक्टर कहता है हाँ हो सकता है ऐसा, बोन ग्रोथ अगर स्लो हो तो हो सकता है। डिफेंस इसी बात को पकड़ के कहता है कि इस हिसाब से रुखसाना की उम्र 19 साल की भी हो सकती है। नेहा सोचने में लगी होती है कि अब क्या करे वो जिससे कि वो अपना पॉइंट साबित कर पाए। तभी उसके पास राघव की तरफ से एक वीडियो आता है। वो थी प्रमोद की वीडियो। उसमें वो रुखसाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। रुखसाना खुद को छुड़ा रही है और बोल रही है कि वो सिर्फ 15 साल की है, लेकिन प्रमोद उसकी सुन नहीं रहा और जबरदस्ती करने में लगा हुआ है। नेहा ने जब ये वीडियो कोर्ट में पेश की तो डिफेंस की बोलती बंद हो गई। कोर्ट एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए आईपीसी की धारा 375 के तहत 20 साल की और 377 के तहत 10 साल की सजा सुनाती है। एक दिन सारिका का पति उससे कहता है कि तुम्हारा कभी मन नहीं करता क्या। सारिका बिना जवाब दिए चुपचाप सो जाती है। सारिका एक सोसाइटी में एक बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाती है। राघव ने नेहा की मदद करी तो इन दोनों की अब दोस्ती हो जाती है। नेहा उससे पूछती है कि तुम्हें वीडियो मिला कहाँ से। राघव वही डायलॉग मारता है कि हम लोग अपने सोर्सेस रिवील नहीं करते और वैसे भी अब तो हर जगह स्पाई कैमरा लगे होते हैं तो वीडियो मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सारिका का नेहा के हर केस में मदद करना और फिर उसका केस जीतना, यही सिलसिला जारी रहता है। सारिका की अच्छी कमाई हो रही थी तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी थी। धीरे धीरे नेहा का अपना नाम होना शुरू हो जाता है। अब वो अपने पिता के नाम से नहीं जानी जाती थी, अपने नाम से जानी जाती थी। 9 केसेस जीत लिए थे उसने, अब बस एक केस बाकी था जीतना। विक्रम के पास कोई फोटोज भेजता है लड़की के साथ वाली, कोई उसे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। नेहा न्यूज में खबर देखती है कि मशहूर फूड ब्लॉगर इनाया ने खुद की जान ले ली है। बुरा लगता है उसे क्योंकि वो अक्सर उसके वीडियोस देखती रहती थी। नेहा के सीनियर उसे इनाया का केस हैंडल करने को देते हैं क्योंकि उसके केस के इंचार्ज एसीपी कुमार का मानना था कि इनाया ने खुद की जान नहीं ली है बल्कि उसका खून हुआ है। शक के घेरे में है बिल्डर विक्रम। नेहा सोचती है कि वो तो पापा के दोस्त हैं, वो कैसे इन्वॉल्व हैं इस केस में। नेहा ने जब पिताजी से जानना चाहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम ये केस नहीं लोगी। विक्रम के डिफेंस में पिताजी ही केस लड़ने वाले थे। नेहा कहती मैं आपके लिए काम नहीं करती हूँ, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। पिताजी कहते हैं तुम्हारा सीनियर खुद सरकारी वकील होते हुए भी मेरे सामने आने से डर रहा है, तभी तो वो तुम्हें आगे कर रहा है। उसे लगता है कि तुम्हें कोर्ट में देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। नेहा कहती आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या कि मैं ये केस खुद से भी जीत सकती हूँ। पिताजी कहते हैं इतना हाई प्रोफाइल केस एक अनुभवहीन वकील को क्यों दिया, खुद से समझो नेहा। नेहा का ईगो हट हो जाता है कि उसके पिता को तो उस पर भरोसा ही नहीं है कि वो केस जीत सकती है। वो अब ठान लेती है कि अब तो वो इनाया का केस लड़ेगी ही लड़ेगी। पिताजी कहते मेरे खिलाफ केस लड़ोगी तुम, ठीक है अब सीधा कोर्ट में मिलते हैं।
नेहा समझ गई थी कि इस घर में रही तो घर पे भी कोर्ट वाला माहौल बन जाएगा, इसलिए वो घर छोड़ देने का फैसला करती है। सारिका उसे एक फ्लैट दिलवा देती है रहने के लिए। नेहा ऑफिसर कुमार से पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने खुद से खुद की जान नहीं ली है। कुमार कहता है 2 वजह है। पहले कि कोई लेटर नहीं मिला है जो मिलता है जब कोई खुद की जान लेता है, और दूसरा ये कि गले पे निशान देखिए, जब कोई खुद की जान लेता है तो ये निशान उस जगह पे बनते हैं जहाँ पर बॉडी वेट की वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे गर्दन के पीछे या साइड में। लेकिन इनाया की बॉडी पर जो निशान पाए गए हैं वो गर्दन पर बने हैं। ये तब होता है जब गला घोट के मारा गया हो। इनाया के घर की छानबीन में हमें कुछ फोटोज मिली हैं। उन फोटोज में विक्रम था एक लड़की के साथ। जिस फोन से ये फोटोज खींची गई, जिस फोन से विक्रम को ब्लैकमेल किया जा रहा था, विक्रम ने उसे तोड़ दिया होगा या कहीं गायब कर दिया है। अपराध स्थल में हमें एक टूटा हुआ ग्लास मिला जो कि शायद इनाया को मारते टाइम टूटा होगा। ग्लास पर विक्रम के फिंगरप्रिंट मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी विक्रम दिखा है बिल्डिंग में आते जाते हुए, और लोगों ने भी कंफर्म किया है कि वो उस वारदात के समय के आसपास वहां आया था। तो केस ये बन रहा था कि इनाया फोटोज के जरिए विक्रम को ब्लैकमेल कर रही होगी, तो अपना ये राज छुपाने के लिए विक्रम ने उसे मार दिया। विक्रम पिताजी को बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। ब्लैकमेलर ने मुझसे कहा था कि पैसे लेकर उस अपार्टमेंट की छत पर आओ, इसलिए मैं वहां गया था। मैंने आधा घंटा वेट किया पर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद कोई मैसेज भी नहीं आया। चाहो तो मैसेज देख लो। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था तो उसे मारूंगा क्यों? सारिका को एहसास होता है कि वो अपने पति के साथ गलत कर रही है। पुलिस वाले के साथ हम बिस्तर होने के बाद कहती, जो हमारे बीच था अब सब खत्म, अब हम नहीं मिलेंगे। कोर्ट में हियरिंग होती है तो पिताजी विक्रम को बेल दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। इनाया जिस फ्लैट में रहती थी वो 4 करोड़ का था। इतनी इनकम ही नहीं थी उसकी कि वो इतना महंगा अपार्टमेंट खरीद सके। विक्रम जैसे लोगों को ब्लैकमेल करके खरीदा होगा उसने इतना बड़ा घर, ऐसा नेहा के जूनियर का कहना था। इनाया जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ नेहा ने सारिका का ट्यूशन पोस्टर देखा, यानी सारिका इस सोसाइटी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है। नेहा पूछती है, कभी इनाया को देखा था क्या तुमने वहाँ? सारिका कहती, देखा भी होगा तो पता नहीं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेहा ओपनिंग स्टेटमेंट में वही बातें बोलती है जो अब तक हमें पता है। पिताजी कहते हैं कि ये बात सच है कि विक्रम का दूसरी लड़कियों से चक्कर रहा है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी का खून कर दे अपनी ये बात छुपाने के लिए। और जिस तरह से इनाया के खून को खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई है, किसी बहुत ही लापरवाह और बेवकूफ आदमी का काम है। मेरे क्लाइंट में लाख कमियां हो मगर वो लापरवाह और बेवकूफ नहीं हो सकते। नेहा ने कहा कि फोटोज मिली है इनाया के घर पे। पिताजी ने कहा कि वो सब प्लान किया गया है फंसाने के लिए, और वो फोन भी नहीं मिला है जिससे ब्लैकमेल किया गया है। नेहा ने कहा लोगों ने विक्रम को वहां आते जाते देखा है। पिताजी कहते वहां और भी फ्लैट्स हैं और वो इनाया को जानता तक नहीं है, बल्कि ब्लैकमेलर ने बुलाया था उसे वहां। नेहा ने कहा विक्रम के फिंगरप्रिंट मिले हैं वहां। पिताजी ने कहा खून करने से पहले इतना बड़ा झगड़ा हुआ और पूरे घर में सिर्फ एक ग्लास में फिंगरप्रिंट मिला। ये आपको प्लांटेड नहीं लग रहा है क्या? विक्रम को फंसाने वाला और इनाया को मारने वाला कोई एक ही है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पुलिस इसकी सही से जांच करे ताकि वो अपराधी पकड़ा जाए। ऑफिसर जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि इनाया को अपार्टमेंट विक्रम ने ही गिफ्ट किया था। वो नेहा से कहता है ट्विस्टेड बार केस के बारे में पढ़ो, सब पता चल जाएगा। अब नेहा का प्रेमी आता है नेहा से मिलने। उसके साथ बेड पे कबड्डी खेलकर उसे थका के सुला देता है। नेहा की जब नींद खुली तो देखा कि वो उसके लैपटॉप में गुचुर पुचुर कुछ कर रहा है। उसके पिता ने भेजा था उसे जासूसी करने के लिए। कोर्ट में पिताजी कहते हैं जिस नंबर से ब्लैकमेल मैसेजेस आते थे हमने उसकी लोकेशन ट्रैक की। उस नंबर की लोकेशन इनाया के घर से हमेशा दूर पाई गई, यहाँ तक कि रात में भी। अगर इनाया वाकई में ब्लैकमेल कर रही होती तो उसके घर की भी लोकेशन होती, पर ऐसा नहीं दिखा हमें। तो वो कोई और था जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। नेहा कहती ऐसा भी तो हो सकता है कि नाया के साथ कोई मिलकर विक्रम को ब्लैकमेल कर रहा हो। मेन पॉइंट अब बस यही है कि नाया का जब खून हुआ तब विक्रम उस बिल्डिंग में मौजूद थे। उनके बीच कनेक्शन भी है। 9 साल पहले ट्विस्टेड नाम के एक बार में बहुत बड़ी आग लगी थी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त बार के ओनर पर लापरवाही के कारण आपराधिक मानव वध का आरोप लगा था। उस बार के ओनर कोई और नहीं विक्रम थे। इनाया उस केस की विटनेस थी। उस वक्त विक्रम ने इनाया को वो अपार्टमेंट गिफ्ट किया था जहां वो रह रही थी ताकि वो अपना बयान बदल सके। मैं कोर्ट से अपील करती हूं कि विक्रम के उस वक्त के सभी मेल्स एंड फोन कॉल्स को चेक करने की परमिशन दी जाए। नेहा अब ट्विस्टेड बार केस पर रिसर्च करना शुरू करती है। ट्विस्टेड बार केस में जितनों का नाम था उन सब के केस नेहा के पास आए तो ये बात बहुत अजीब लगती है नेहा को। नेहा के भाई ने ट्विस्टेड केस के बाद के विक्रम के फोन रिकॉर्ड चेक किए। उन्हें देख के पता चला कि ट्विस्टेड केस के बाद विक्रम इनाया के साथ कांटेक्ट में था। अब ये रिकॉर्ड्स अगर नेहा के हाथ में लग जाते तो उसे प्रूव करने में आसानी हो जाती कि विक्रम के इनाया के साथ ताल्लुकात थे। फिर ये भी प्रूव कर देती कि विक्रम नहीं खून किया है। पिताजी सोचते हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, इतने डॉक्यूमेंट्स देंगे कि इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा।
लगा। भाई को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर उसके मन में पिता के खिलाफ जाने का कोई ख्याल नहीं था। नेहा एक वकील से मिलने जाती है जिसका नाम श्याम है। वो उनसे रामनाथ नाम के लड़के के बारे में पूछती है। वो कहते हैं वो तो बहुत शरीफ लड़का था, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, उस पर बिल फाड़ कर बाकी सब बड़े लोग निकल गए। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पापा जैसे बड़े वकील कानून के सारे पैतरे जानते थे, डेट पुश कराने से लेकर गवाह खरीदने तक। ऐसे में कहाँ ही मिलता रामनाथ को न्याय। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उसका जीजा भी वहीं काम करता था। पिताजी ने 15-20 कार्टन भर के डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, जिसमें से काम का डॉक्यूमेंट निकालना मानो रेत में सुई ढूंढना। तभी नेहा का भाई आता है नेहा से मिलने, तो उसे लगता है कि अब इसको भेज दिया जासूसी के लिए पिताजी ने। वो माँ के हाथ का बना खाना लाया था। वो कहता है मुझे तुमसे जलन होती है, जिस तरह तुम पिता के सामने खड़ी हो आसान नहीं है। मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आ सकता, आएगा भी तो हिम्मत नहीं होगी। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तरह से उनके सामने खड़ी हो। उसके जाने के बाद जूनियर देखता है कि टेबल पर तो एक अलग से फाइल रखी हुई है। वो फाइल थी विक्रम के फोन रिकॉर्ड्स की। जिस डॉक्यूमेंट को पिताजी छुपाना चाहते थे वो उसके भाई ने ला कर दे दिया। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता गलत इंसान को बचा रहे हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। नेहा फिर खूब रिसर्च करती है। नेहा सारिका से कहती है कि इनाया का खून विक्रम ने नहीं किया है, तुमने किया है। सारिका कहती मैं क्यों करूंगी उसका खून, कुछ भी बकवास कर रही हो। नेहा कहती मैं श्याम जी से मिलकर आई हूँ, मुझे सब पता है। श्याम जी ने बताया था कि रामनाथ का जीजा भी वहीं काम करता था। वो खुद उस हादसे में अपाहिज हो गया था। वो जीजा कोई और नहीं, सारिका का पति है, यानी रामनाथ सारिका का भाई था। जब वो केस हुआ तब सारिका पेट से थी। उसने उस हालत में हर जगह जाकर नेहा की गुहार लगाई, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। नेहा कहती मुझे पता है जगदीश को नशीले पदार्थ वाले केस में तुम्ही ने फंसाया है। जिस पुलिस ऑफिसर के साथ सारिका का चक्कर था उसी ने नशीला पदार्थ रखा था जगदीश के ऑफिस ड्रॉर में। ये उसने सारिका के कहने पे किया था। प्रमोद के खिलाफ वो वीडियो भी सारिका ने ही दिया था राघव को। सारिका कहती है मेरा भाई एक जीता जागता इंसान था जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। गलती जगदीश और विक्रम की थी, लेकिन जेल गया मेरा भाई। जगदीश ने रामनाथ पर इल्जाम लगाया कि उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि फायर एग्जिट के सामने टेबल ना लगाए, लेकिन मेरे जाते ही उसने वापस लगा दी है। सारिका का पति कहता है टेबल लगाने का आइडिया जगदीश का था। रामनाथ ने मना भी किया था कि यहाँ नहीं लगाना चाहिए, दिक्कत हो सकती है, लेकिन जगदीश ने नहीं सुना। एमसीडी से विक्रम के पास जो लाइसेंस था उसके मुताबिक छत का सिर्फ 1/3 ही ढका जा सकता था, बाकी का खाली छोड़ना था, लेकिन उसने बाकी 2/3 हिस्से पर भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर रखा था। जब बाहर में आग लगी तो भगदड़ मची, तो मैंने और रामनाथ ने लोगों को बाहर निकाला। इनाया को भी बचाया था रामनाथ ने। तभी आग में जलता मलबा मेरे पैरों पर गिर गया और मैं अपाहिज हो गया। सारिका कहती है न अपने एम्प्लॉयज की फिक्र थी न अपने कस्टमर्स की। विक्रम को किसी की परवाह थी तो बस अपने प्रॉफिट की। उन सब ने मेरे भाई को फंसाया, फांसी लगा ली उसने खुद को जेल में। उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कभी। मैंने एक एक का पीछा किया, हर किसी की कमजोरी जानी और फिर प्लान करके उन्हें फंसाया। नेहा पूछती है इनाया को क्यों मारा तुमने। सारिका कहती है विक्रम सारे गवाहों को खरीद चुका था। सारा केस इनाया की गवाही पर टिका हुआ था। उसने आश्वासन दिया कि वो कोर्ट में सच ही बोलेगी, लेकिन जब वक्त आया तो उसने झूठ बोला। अगर वो सच बोल देती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। हमारा घर बर्बाद करके उसने विक्रम से नया घर ले लिया। नेहा कहती विक्रम को क्यों छोड़ा, उसे भी तो मार सकती थी ना। सारिका कहती है जिस रेपुटेशन के लिए उसने मेरे भाई को फंसाया उसकी वो रेपुटेशन तार तार होनी चाहिए। उसके परिवार को भी तड़पना चाहिए उसके लिए, जैसे हम तड़प रहे हैं। बड़े लोगों का जुर्म भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए उसे खून के जुर्म में फंसाया। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो जुर्म साबित हो सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो जुर्म मैंने किया ही नहीं। विक्रम को ब्लैकमेल सारिका ने किया। इनाया के घर पे फोटो सारिका नहीं रखी। इनाया को मारा भी उसी ने। वो ग्लास जो पार्टी से चुराया था जिसमें विक्रम के फिंगरप्रिंट थे वो भी सारिका ने ही प्लान किया था, ताकि लगे कि विक्रम वहाँ था। विक्रम को छत पे भी सारिका ने ही बुलाया था। सब कुछ सारिका ने किया था। नेहा ने मन बना लिया था कि वो सब सच्चाई सामने लाएगी कोर्ट में। सारिका कहती तुम साबित कैसे करोगी कि खून मैंने किया है। इतनी देर से जो भी बातें हुई नेहा सब रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए उसने ऐसे क्वेश्चंस पूछे ताकि सारिका खुद ही एग्री करे कि उसने ही खून किया है इनाया का। वो कहती है मेरे पिता से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, ये याद रखूंगी मैं। सारिका कहती तुम मेरे प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, मैंने सब पहले से ही प्लान कर रखा था। लेकिन जब पता चला कि राजवंश की बेटी ने प्रोसिक्यूशन ज्वाइन किया है तो लगा कि ऊपर वाले का इशारा है। और प्रमोद के केस के लिए जब तुमने खुद मुझसे मदद मांगी तो यकीन हो गया कि इशारा ही नहीं बल्कि मौका है राजवंश से अपना हिसाब बराबर करने का। नेहा कहती सारे केसेस मेरे पास ही आए, ये सेटिंग कैसे की तुमने? उस ऑफिसर के साथ साथ मेरे सीनियर के साथ भी सोई थी क्या? सारिका कहती है लोगों को खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, जो है उसका
इस्तेमाल किया। ये बात सुनकर सारिका के पति के रिएक्शन को देख के लगता है कि शायद उसे ये नहीं पता था। सारिका कहती ये सच है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, पर तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। नेहा घर जाकर अपने पिता से पूछती है कि विक्रम अंकल ट्विस्टेड बार केस में दोषी थे या नहीं। पिताजी कहते हैं मुझे अपने क्लाइंट को जज करने के पैसे नहीं मिलते, मुझे पैसे मिलते हैं उसे बेगुनाह साबित करने के। नेहा कहती इंसाफ न्याय इन सब के बारे में नहीं सोचते क्या आप? पिताजी कहते हैं लाइफ कोई स्कूल की मॉरल साइंस क्लास नहीं है जहाँ हर वक्त सही गलत देखा जाता है। किसी ने जुर्म किया है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जुर्म साबित किया जा सकता है तो फिर वो इंसान दोषी है, वरना नहीं। पिताजी ने भी सेम वही बात बोली जो सारिका ने कही थी। अब नेहा कोर्ट में विक्रम के फोन रिकॉर्ड्स वाले डॉक्यूमेंट दिखाकर ये साबित कर देती है कि ट्विस्टेड बार केस के बाद भी विक्रम की नाया से बातचीत होती थी। नाया का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना महंगा फ्लैट खरीद सके। फ्लैट के प्रॉपर्टी पेपर्स भी पेश कर देती है, जिससे साबित हो जाता है कि विक्रम ने ही इनाया को फ्लैट दिया था। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट विक्रम को इनाया की मौत का दोषी मानकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। नेहा ने असल में सारिका को बचाने का फैसला लिया। उसे समझ आ गया था कि उसके परिवार के साथ गलत हुआ, उसने भी गलत किया, पर गलत लोगों के साथ गलत किया। विक्रम भले दोषी नहीं था इनाया की मौत के लिए, मगर रामनाथ की मौत के लिए था, तो उसकी सजा पाना उसके लिए जरूरी था, जो कि उसकी सजा उसे नहीं मिली थी। तो इसीलिए नेहा ने सारिका की साइड चुनी और उसे सजा दिलाई। पिताजी नेहा से कहते हैं तुमने 10 केस जीत लिए। नेहा कहती है अगर ट्विस्टेड बार केस में विक्रम को बचाया नहीं होता तो आज हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। पिताजी कहते हैं अच्छा हुआ, पहला केस हारा भी तो अपनी बेटी से। अब मेरे कंधों से उस गलती का बोझ उतर गया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। सारिका नेहा से कहती है तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। नेहा कहती है इंसाफ नहीं है, तुम मेरे पिता और विक्रम एक जैसे ही हो, उनकी तरह तुमने भी कानून का इस्तेमाल किया है। सारिका पूछती है तुमने मुझे जाने क्यों दिया? नेहा कहती है मेरे पिता के गुनाहों की वजह से जिस तरह मेरी आंखें झुकी हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। कहीं ना कहीं ये सब रुकना चाहिए। तो मुबारक हो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। सारिका कहती सिर्फ खोया है मैंने, पहले अपने भाई को और आज एक दोस्त को। नेहा अब ऐसी वकील बन गई है जो सिर्फ सही के लिए लड़ती है। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला गरीब है या अमीर। जिसे इंसाफ चाहिए वो उसे इंसाफ दिलाने का काम करती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें जानने मिला कि कभी कभार इंसाफ पाने के लिए नियम कानून को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। अगर सीधे तरह से आप इंसाफ पाने जाओगे तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके हाथ निराशा ही लगेगी। और जो कहीं आप अमीर नहीं हो या पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, फिर तो मान लो कि कुछ नहीं होना है, बस डेट पे डेट मिलती रहेगी। इस मूवी में सारिका को सीधे तरीके से इंसाफ नहीं मिला, पैसों के दम पर सामने वाला जीत गया। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसलिए वो अंधा माना जाता है। मगर अब कानून का अंधा होना नुकसानदायक हो गया है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता कि उसके सामने अपराधी जीत रहा है और न्याय की उम्मीद में आया हुआ इंसान हार रहा है। फिर सारिका ने अपने तरीके से इंसाफ लेना शुरू किया। जैसे सामने वाले ने कानून को तोड़ा मरोड़ा, वैसे ही उसने भी शुरू कर दिया ऐसा करना। फिर सारिका का साथ देते हुए नेहा ने भी वही किया। कभी कभार ऐसा समय आ जाता है जब सोचना पड़े कि जो नियम है उसके हिसाब से चलें या जो सही है वो करें। तो सही करने के लिए कभी कभी हमें नियम तोड़ने पड़ते हैं। जब कोई नियम तोड़कर किसी के साथ बुरा कर सकता है तो नियम तोड़कर किसी के साथ सही करने में क्या बुरा है। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, इसलिए लगी क्योंकि थोड़ा अलग केस देखने मिला। वरना आजकल आधे से ज्यादा कोर्ट रूम ड्रामा मूवी में वही सेम डाल दिया जाता है कि किसी लड़की या बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और वही केस है। और ये जागरूक करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिल्म चलाने का हथकंडा बन चुका है। जनता के इमोशंस के साथ खेल कर कमाई करने का जरिया बन चुका है। इस फिल्म में भी दुष्कर्म का केस था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी फिल्म उसी पर टिकी हुई है। किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि सारिका सारा गेम खेल रही है। मूवी देखते समय लग सकता है कि नॉर्मल सी कहानी है, जहाँ एक बेटी वकालत में माहिर होकर अपने पिता के बराबर आ जाएगी, पर फिल्म इससे भी बढ़कर देखने मिली। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझाने या बताने लायक हो। सब कुछ लास्ट में बता दिया गया था, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बताना पड़े। एक्टिंग की बात की जाए तो सोनाक्षी और ज्योतिका दोनों की एक्टिंग शानदार देखने मिली। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनाक्षी बाकी फीमेल नेपो एक्टर्स से काफी बेहतर है। उनकी एक्टिंग में न तो ओवर एक्टिंग है, न डायलॉग डिलीवरी में कमी है। सही काम रहता है उनका। और बाकी सभी कलाकारों का काम भी बढ़िया ही देखने मिला। अब बाकी और कुछ है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।